अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक टर्म अक्सर यूज़ होती है सियासी मामला, पॉलिटिकल वर्कर्स या जर्नलिस्टों के मामले में। वो कहते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और आमतौर पर ये अच्छे लफ्ज़ों में ये टर्म यूज़ नहीं होती। किसी को कोई एजेंसी उठा के ले जाए, उसको रात को थाने रखा जाए या कहीं बंद कर दें किसी सेफ हाउस में, या मारकुट लगा के अगले दिन छोड़ें, तो वो बेचारा डरा सहमा वापस आता है, तो वो कहते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन हमारी सियासत जो है, इसके अंदर हमारे जो सरकर्दा रहनुमा हैं, सियासी लीडर्स हैं, उनका भी वक्तन फ़ौक्तन जो सॉफ्टवेयर है अपडेट होता रहता है, या वो यू टर्न इतने बड़े बड़े मारते हैं कि समझ नहीं आती कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या पुराना जो करप्ट सिस्टम था उनका वो अब बेहतर होने की तरफ माइल हो गया। इमरान खान के मुतल्लिक़ एक आजकल ख़बर चल रही है, मैं उसकी तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बहुत से जो सरकर्दा लोग हैं उनका ख्याल ये है कि इमरान खान की किसी बहुत ही ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। और आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो यहाँ से एक जगह है मोड़ा नूर, बनी गला का जो इलाका है ना, मोड़ा नूर में आता है। यहाँ से पिंडी जनाब पार्क के बाजू वाली गली में जाते हुए कितना टाइम लगता होगा? 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट का ये फासला जो है, उसने इतना ज़्यादा काम कर दिखाया है, जो पिछले 4 महीनों से वो चोर, गद्दार, डाकू, गैर मुल्की साजिश, वो न्यूट्रल, वो जानवर, वो मीर जाफ़र, वो मीर सादक, वो सारा कुछ ही आज वाली तकरीर के अंदर कोई एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो 15-20 मिनट का सफ़र था ना, मोड़ा नूर से ये जो जनाब पार्क की बाजू वाली गली है, वहाँ उसका कमाल लगता है। ये मुलाकात करवाने में कहा जाता है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। गो कि उनका जो मकसद था वो शायद पूरा ना हो, जिसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि इलेक्शन जो हैं तब तक मौजूदा चीफ को तोसी दे देनी चाहिए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे लगता यह है कि आप उनको इंसेंटिव ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको 6 महीने और दे देते हैं। वहाँ से उम्मीद यही है, मैं बल्कि उम्मीद क्या, मैं तो उनको ऑन एयर मशवरा देता हूँ उन सारे लोगों को कि कभी एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। फ़ौज के, वकार के, आर्मी चीफ़ के उस ऑफिस के तकद्दस के ख़िलाफ़ ये चीज़ चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर सियासत आनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा एक्सटेंशन वाली ऑप्शन टेबल पे होनी नहीं चाहिए, मुकम्मल तौर पर आइंदा के लिए ख़त्म ही कर देनी चाहिए। मैं इस नज़रिए का बड़ा पुरज़ोर हामी हूँ। इमरान खान ने आज जो बड़ी लंबी चौड़ी इकॉनमी के ऊपर तबसरा किया, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन वो जिनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते थे, आज की तकरीर में मुखातिब कैसे थे, दिखाइएगा। पावर तो से वो रोक सकते थे, ये जो साजिश हुई है हमारे खिलाफ। मैंने तब कहा और मैंने शौकत तरीन को भी कहा कि इनको बताओ कि एक दफ़ा हमारी सियासी इस्तेकाम ना रहा, यानी ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये जो दायर कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मायशत पर। मैं आज सबको कहना चाहता हूँ अपनी कौम कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। तो अब बदला हुआ लबो लहजा आपको बहुत कुछ याद कराएगा। मैं अभी इनके इकॉनमी के तबसरे की तरफ आऊँगा, क्योंकि इकॉनमी डुबोने में इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत का बड़ा ही कलीदी किरदार है, बहुत कलीदी किरदार है, जिसको कॉम्प्लिकेट किया है इस 4 माह की मुद्दत ने, उसको 2 गुना कर दिया। वो गिरा के गए थे गड्ढे के अंदर, इन्होंने गड्ढे के अंदर और 50 फुट नीचे फेंक दिया। लेकिन उससे पहले जो ये पिछले 4 महीने से जिस अंदाज में पुकारते थे, वो जो ताकतवर, जिसको आज इन्होंने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कह के निकल गए यूं करके पतली गली से, कैसे पुकारते थे वो भी दिखाइएगा। साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने? अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? ये रॉबन राफेल वाली मीटिंग के बाद आज इन्होंने अमरीकी साजिश का भी तज़किरा नहीं किया, और वो ताकतवर शख्सियत, जिसको इन्होंने ताकतवर शख्सियत ही कहा। देखें
कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आज ताकतवर शख्सियत का, तो मैं तो वैसे ही कमज़ोर आदमी हूँ, रिपोर्टर हूँ छोटा सा, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो उस ताकतवर शख्सियत से रिपोर्टेडली जो मुलाकात हुई है उसके बाद उनका भी नाम इज़्ज़त तकरीम से ही आया है। आज कोई मीर जाफ़र मीर सादक का तज़किरा नहीं हुआ। तो इमरान खान की सियासत का ये एक नया रुख है जिसको अब आप देखेंगे। 2014 में वो जो 126 दिन का धरना देकर बैठे थे वो सियासत में बेयकीनी नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि ये जो कभी धरना देते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, इससे सियासी बेयकीनी आई है, इससे मईशत बैठ गई है। 2014 में 126 दिन का धरना बेयकीनी नहीं थी। वो जो इस्लामाबाद लॉकडाउन, फैसलाबाद लॉकडाउन, लाहौर लॉकडाउन, वो सियासी बेयकीनी बिल्कुल नहीं थी। वो सियासत, पाकिस्तान की इकॉनमी उससे मजबूत हो रही थी। ये सियासत की दो रुखी है। पाकिस्तान की तारीख़ में फास्टेस्ट एवर ग्रोथ जो पाकिस्तान के डेट में रजिस्टर की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 सालों में की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हर साल 4,000-5,000 रुपया खसारा था बजट का, और उसी खसारे के नतीजे में कर्जा इतना ऊपर चढ़ गया। और जब आप इतना पैसा पंप करते हैं इकॉनमी के अंदर, आप इंपोर्ट करते हैं 70 अरब 80 अरब डॉलर की, और आपकी बरामदात होती हैं 30 अरब डॉलर की, जो आखिरी साल 30 जून को ख़त्म हुआ है, तो उसमें आप ये तरक्की करके बता रहे हैं या पाकिस्तान को डुबोने का एक फार्मूला बता रहे हैं? अभी इन्होंने बड़ा जोर देकर बहुत सी सही बातें बताई। उन्होंने कहा कि 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को दरकार है और 8 अरब डॉलर दुनिया को दे रही है, तो पाकिस्तान का बनेगा क्या? 30 अरब डॉलर लिया किसने था? 4 साल हम कैसे ज़िंदा थे, क्या बताएंगे? 30 अरब डॉलर बारो करने वालों में इनका शेयर कितना था? 30 अरब डॉलर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा साल नहीं आया कि हमें एक साल की 30 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए हो। अभी हमें 30 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए और 8 अरब डॉलर दुनिया दे रही है, दे नहीं रही। सऊदी अरब हमें क्यों नहीं पैसे दे रहा? क्योंकि हमने सऊदी अरब से उधार का तेल मांगा और फिर हमने कहा कि ये तो हमारा साथ नहीं देते, हम मलेशिया जा रहे हैं। अमेरिका से हमने कहा ये गैर मुल्की साजिश कर रहा है, उसने IMF के ज़रिए हमारी तबीयत ऐसी साफ़ किया कि हम बिल्कुल सीधे तीर की तरह हो गए। उन्होंने कहा सारा कुछ करके आओ, फिर हमारे पास आना, नहीं तो कभी ना आना। हमेशा US ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट से मदद मिलती थी, इस दफ़ा नहीं मिली। बहरहाल ये सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, मैं उसकी तरफ आऊँगा। अभी बहुत सारी और चीज़ें बताने वाली, थोड़ा सा काम लंबा ना हो जाए। US एम्बेसी का अभी उनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, तो उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने डायरेक्टली बाय नेम मुझे मैसेज भेजा हुआ है, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट करना अपनी ड्यूटी समझता हूँ। उन्होंने कहा द US एम्बेसी इस्लामाबाद वांटेड टू शेयर द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ हेयर टू हेल्प ड्यूरिंग द trying time. US disaster assistance continues to flow into Pakistan to help those affected by severe flooding. इसके अंदर उन्होंने तफसील दी हुई है कि हमने $53.1 मिलियन की असिस्टेंस दी है और जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। 2 इश्यूज़ हैं या फ्लड से रिलेटेड जो क्राइसिस लाइक हैं। अगर इमरान और शहबाज शरीफ और ये इस्टेब्लिशमेंट वाली आपस में एक ट्रायंगुलर सिचुएशन ना हो तो ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए रोल अदा कर सकते हैं। इमरान ने कहा आज अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इस दफ़ा GDP बिल्कुल बैठने वाली है। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी तो 6% ग्रोथ थी, ये -1% पे ले गए थे। नेगेटिव ग्रोथ पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के बाद 48 के बाद पहली दफ़ा गई थी इमरान के दौर के अंदर। इस वक्त आधा पाकिस्तान पानी के नीचे है, पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध। और सिंध का पानी के नीचे आने का मतलब यह है कि आपको सब्ज़ियाँ, टमाटर, प्याज इसकी शदीद किल्लत का सामना है। और सिंध के वो इलाके जहाँ गंदम की बुआई वक्त पे होनी चाहिए, अगर पानी ना निकाला गया तो गंदम की बुआई वक्त पे नहीं होगी और उससे आपका GDP बुरे तरीके से मुतासर हो जाएगा। जो ऑफिशियल एस्टीमेट ये ज़ाहिर करते हैं कि 9 से 10 अरब डॉलर GDP को सिर्फ इसलिए लॉस हो जाएगा कि आपकी खड़ी फसलें तबाह हो गई और अगली फसल अगर वक्त पे ना बुआई कर सके तो पोटेंशियली आप उससे 2-2.5 अरब डॉलर मज़ीद ना सिर्फ नुकसान करेंगे बल्कि आपका इम्पोर्ट बर्डन बढ़ जाएगा। ये वो क्राइसिस है जहाँ लीडरशिप का इम्तहान है। शहबाज शरीफ तो आज है, 2-3 महीने बाद जाएगा, केयर टेकर सेटअप आएगा, इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तो यही पाकिस्तान है जहां इमरान भी हुकूमत करना चाहते हैं, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने भी यही हुकूमत करनी है और फ़ौज का इदारा पाकिस्तान का इदारा है। यहाँ एक हल चाहिए जहाँ तीनों को मिल के रास्ता निकालना चाहिए संजीदगी के साथ। डॉलर आपको पता है 236 पे चला गया, उसके मतलब इतला ये है कि बॉर्डर को थोड़ा सा नरम किया गया है कि टमाटर वाटर ये नेबरिंग कंट्री से आना शुरू हो जाए। सब्जियां टमाटर आ रहे हैं, डॉलर पाउंड जाना शुरू हो गए। तो वी आर इन ए फिक्स। पाकिस्तान को रास्ता चाहिए, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए, ये रियलिटी है। जो मेहमान है आज के प्रोग्राम में हमारा स्टूडियोज़ में
मलक अहमद हुसैन डैड साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी वार्म वेलकम सर। इसके अलावा निहाल हाशमी साहब PMLN से हमारे साथ होंगे, और वी एक्सपेक्ट के जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हैं हमारे साथ, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ, और नबील गबोल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज मरियम नवाज़ से सवाल जवाब हो रहा था, तो उन्होंने इमरान खान के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया कि इसका ये जो लाडलापन है, वो अगर इसको लाडलापन जो देने वाले हैं वो अगर ख़त्म कर दें तो 3 दिन में ये सीधा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट है, क्योंकि आम तौर पर ये नून लीग यूज़ करती थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लाड लें, और उसमें भी ख़ास कुछ शख्सियात की तरफ इशारा होता था। तो मरियम आज दोबारा उसी तरफ इशारा कर रही हैं, दिखाइएगा। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया, आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं। उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती, और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है। उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी मरियम से पूछा गया। इस जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? मैं अपने असूल पे खड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अपने असूल पे खड़ी हूँ। तो मरियम आमतौर पर नवाज शरीफ की ज़ुबान बोलती हैं, तो इसका मतलब है कि नए चीफ़ की तरफ जाना चाहेंगी। आमतौर पर मैं तो इस असूल का हामी हूँ कि 3 साल की मुद्दत के बाद नए चीफ़ की मेरिट के ऊपर जो डिज़र्विंग 3 या 4 नाम आते हैं, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर को हक हासिल है, सबसे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल आदमी को चीफ़ लगा दें। मरियम से ये सवाल जब पहले एक्सटेंशन की गई थी, उस वक्त सब जमातों ने, नून लीग भी माशाल्लाह उसके अंदर शामिल थी, उन्होंने सब जमातों ने मिल के वोट किया था उस काम के लिए। उस वक्त मरियम ने क्या कहा था जब उनसे सवाल हुआ? एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, फिर बाकी सियासी लोगों की तरफ आऊँगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तजुर्बा हमारा जो भी रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि 3 साल जो भी चीफ आए 3 साल रहें और नेक्स्ट चीफ आ जाएं, क्योंकि नए आइडियाज़ के साथ, नए विगर के साथ सारे सिस्टम जो है वो चल पड़ता है आगे। और अनलेस कोई इतनी ज़्यादा कंपेलिंग सिचुएशन हो जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में गुशा कुचर से नहीं रही, मेरा ख्याल है कि अपने टाइम पे जो चीफ आए वो अपने काम पूरा करें, घर चले जाएं और नेक्स्ट चीफ आ जाएं। और ये जो चीफ की अपॉइंटमेंट है, इसको इस तरीके से सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। और जब चीफ को आप इस तरीके से चीफ के अपॉइंटमेंट को फुटबॉल नहीं बनाएंगे तो बाकी इदारा भी आहिस्ता आहिस्ता जिससे पीछे सिरक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अब मैं खुशाइंद है बहुत ज़्यादा कि तमाम तर जिस तरफ से, दोनों तरफ से बमबारी के बावजूद भी इदारे ने अपना इस्तेकाम कायम रखा और बड़े समझता हूँ बड़ी नोबिलिटी से सब कुछ बर्दाश्त किया। और अब पाकिस्तान को आगे ले जाने का टाइम है। और अगर आपको याद हो, मलिक साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था जब PDM बन रही थी कि भाई बातचीत करवा लें अभी से मसला हल करने के लिए, वरना ये सियासी अबतरी पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप देख रहे हैं क्या हाल है इस वक्त पर। जनरल गुलाम मुस्तफा, 29 नवंबर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट डेट है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बारीकियों का पता नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये बात आती है कि तैनाती के लिए नामजद जिसको आपने करना है, एक समरी आएगी वजारत दिफा से, प्राइम मिनिस्टर को उन्हें नामजद कर देना चाहिए, जिसकी नामजदगी के लिए समरी मूव होती है। 4 या 6 या 3 जितने लोगों की आएगी उसमें से प्राइम मिनिस्टर अपनी दानिश में जिसको सबसे बेहतर जानेंगे उसकी तैनाती करें। उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आए और फरवरी-मार्च में इंतखाबात हो जाएं, ताकि एक वाज़े क्लियर मैंडेट के साथ हुकूमत आ जाए। क्या ये तरीकाकार नामजदगी वाला अभी किया जा सकता है या अभी नहीं किया जा सकता? मेरा ख्याल है किया जा सकता है, ऐसी तो कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। अगर आपको याद हो, जब नवाज की नामजदगी हुई थी तो तकरीबन 3 महीने पहले नामजद हो गए थे वो, और मामला चलते रहे थे। अब भी मिड ऑफ सितंबर तो हो गया है, अब तक 2 माह का अर्सा रहता है और अगले 10-15 दिन में हो जाए सारा कुछ, तो एक जो सारा ये जो हंगामा मचा हुआ ये आराम से बैठ जाएगा।
ऑब्वियसली एक चीज़ ये ज़रूर होगी कि एक सिटिंग चीफ के बाद एक जो प्रोस्पेक्टिव चीफ वो भी होंगे वहाँ पे, लेकिन मेरा ख्याल है दारा ये हैंडल कर लेगा। और जनरल बाजवा के ऊपर जिस किस्म का क्रिटिसिज्म होता रहा है हर तरफ से, वो उससे भी मेरा ख्याल है थोड़ा उनको भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। वो दोनों तरफ से बहुत बम्बारी हुई है उनके ऊपर। मैं तो हैरान हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व के आदमी हैं, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त भी किया और अल्लाह करे कि बाकी दारा भी इस तरह से चलता रहे। मैं ख्याल हो जाए तो अच्छा है, इलेक्शन हो जाए एक दफ़ा तो कम से कम, ये जो है ना ये ऊँट की तरह बैठ जाए। फिर जो भी हुकूमत बने एक चीज़ हम कर लें कि खुदा के लिए उसको काम करने दें। जब काम नहीं करेंगे, जिसे पीडीएम के पीछे पड़ी रही है और अभी पीटीआई के पीछे पड़ी हुई है, तो ये सिलसिला चलता रहा तो फिर पाकिस्तान को अल्लाह ताला रहम करे। ऑलरेडी बहुत नुकसान हम पहुंचा चुके हैं और इससे ज़्यादा नुकसान आप सब समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला रहम करे। हम दुश्मन को इस क्राइसिस से निकालना हम सब की साझी जिम्मेदारी है, आप सब की भी और हमारी भी, और मेरे जितने मेहमान बैठे हैं उन सब की भी। डैड साहब से पूछते हैं, डैड साहब क्या चीफ की नामजदगी करके केयर टेकर सेटअप ला के आगे बढ़ा जा सकता है? इलेक्शंस करवाएं फरवरी मार्च में और काम ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। जो इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूँ कभी इतनी क्राइसिस में हमारा मुल्क नहीं आया जो आज है। उसकी वजूहात क्या हैं? IMF के मुआहदे पे साइन, या जो लॉलेसनेस और इलीगैलिटीज़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें, और ख़ास तौर पे आज हमने ये भी देखा कि जिन्होंने फ़ौज को के अंदर गर्दारी करने की बातें की, आज उनकी गाड़ी पे फूल फेंके जा रहे थे। जब आपके मुल्क में ये ट्रेंड चलेगा कि गर्दारों का इस्तकबाल होगा, आपकी फ़ौज में, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे बेटा पिछले दिनों गए हुए थे, मेरे दामाद सरहदों पे सैर के लिए, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले की बात है, सैलाब से पहले। तो वहाँ कुछ फ़ौजी थे जिनसे ये मिले और ये 15-20 दिन वहाँ रहे, तो वो कह रहे थे वो इतने डिमोरलाइज थे ना, आप सोच नहीं सकते। आपकी फ़ौज इस वक्त जितनी डिमोरलाइज है। किस बात से? देखें, कल एक बंदा कह रहा है कि मेजर से लेके जनरल तक, मेजर से लेके ब्रिगेडियर तक जनरल के खिलाफ, जनरलों के खिलाफ खड़े हो जाएं। आज मैंने देखा टीवी पे उसकी ज़मानत के बाद, उसकी ज़मानत मिल गई उसे और उसकी गाड़ी पे फूल फेंके जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जब किसी मुल्क को दीवार से लगाया जाता है तो उसकी फौज को कमजोर किया जाता है। सर, उस पर 124 का पर्चा है, अभी वो चलेगा, उसका हल निकलेगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उसी तरफ हम इस क्राइसिस से निकलने के लिए, देखें, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये चीजें होगी, अनसर्टेनिटी होगी। आप अब जो बात कर रहे हैं, देखें, ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जिसकी वजह से हमारा एटम बम महफूज है, जिसकी वजह से एक दिन इंडिया ने हमला किया, दूसरे दिन उसका जहाज मार गिराया। उनकी जो तरीक़ेकार है, उनकी अपॉइंटमेंट है। एटम बम की हिफाजत अगर आपके पास हो तो आप बेच देंगे उसे? मेरी बात पूरी थोड़ी सी सुन लें। बेचेंगे तो नहीं? उनका जो सिस्टम है, नहीं सर, मैं ये समझता हूं कि उनके हाथों में ज्यादा महफूज है। जो हमारे हालात पहले रहे हैं या आज इस वक्त हालात हैं कि जो हमारे लीडर बातें कर रहे हैं कि मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, फॉरेन पॉलिसी आपकी इंडिया की बेहतर है, तो मुझे तो यकीन नहीं है कि सियासतदानों के हाथ में दे दें तो क्या होगा। मैं जो असल बात करने आ रहा हूं, देखिए, फौज के मामलात को हम मीडिया में डिस्कस ना करें, इसलिए कि इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। आपके जो 4 या 5 3 स्टार जनरल्स हैं, बेहतरीन लोग सामने आए हैं, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और आज मीडिया हर सवाल करे, लेकिन ये सवाल ना करे कि किसको चीफ होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। सर, एक्सटेंशन का सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? माजरत के साथ मेरा बड़ा डिसएग्रीमेंट है। मेरी बात सुन, मैं जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, मैं उनके मेरिट के ऊपर तो राय नहीं दे सकता। मेरे ख्याल में वो सारे बड़े कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल लोग हैं, तभी वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के यहाँ तक आए हैं। लेकिन एक्सटेंशन इज समथिंग जो हमें डिस्कस करनी इसलिए चाहिए कि आधा अरसा तो आपका फौजी द्वार में गुजर गया, हम उनको क्यों खींच के दोबारा सियासत में लाना चाह रहे हैं? आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के हम बातें भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जब फील्ड में आपको खड़ा होना पड़ता है ना, जब आपको पूरी कौम को फेस कर रहे हैं, एक ऐसे माफिया को फेस कर रहे हैं जो इस मुल्क की तबाही के लिए आपके मुल्क में दाखिल हो चुका है, और एक साजिश आपके मुल्क में एंटर हो चुकी है कि आपके अपने लोग
आपकी फौज को दीवार से लगाने के दर पे हैं। फिर वो डिस्कशन, जिस डिस्कशन में आप कहें कि एक्सटेंशन देनी है, हमने उन्हें इनको चुनना है, मेरे ये ख्याल है, मेरी राय है, हो सकता है गलत हो, आपने मुझसे राय पूछी है, मैं कहता हूं ये उन पर छोड़ दें जिसने सेलेक्ट करना है और जिन्होंने अपने नाम देने हैं। अच्छा, बजाय इसके कि आजकल ये इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है ये इशू, और इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। निहाल हाशमी साहब से भी राय ले लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, ये बड़ा अहम इशू है ना, फौजी अदवार अच्छे होते हैं, जब मिलिट्री टेक ओवर हो जाए उससे मुल्क कमज़ोर होते हैं। आर्मी चीफ की पोजीशन को कभी कंट्रोवर्शियल मुतनाज़र नहीं होना चाहिए। फ़ौज की कमांड बड़ी तगड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ौज लड़ती है जाके सरहदों के ऊपर, कभी मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए। ये एक्सटेंशन वाला मामला जिस तरीके से बयान आया कि एक्सटेंशन दे देते हैं, कोई तरीका निकल आएगा तो इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो लगा ले, चीफ अपनी पसंद का नहीं लगाया जा सकता ना, वो एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है, उसी हायरार्की में से आपने एक किसी को तैनात करना है। तो हमने ये अप्रोच क्यों सोची है, मैं थोड़ा सा, मेरा इस पे है इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, आपने जो अपने इंट्रो में बातें की, उसके बाद तो मेरे ख्याल से हमें सुनना चाहिए आपको। आपने बहुत ही एक दर्दमंद दिल वाले पाकिस्तानी की तरह बात की, और बहुत अच्छा आपका एनालाइज था, मईशत पे भी, सियासत पे भी, हमारी दिफाई इदारों पे भी और दीगर इदारों पे भी। मगर उस सब के बावजूद चूँकि हम प्रोग्राम में बैठे तो मैं ज़रूर ये बात करना पसंद करूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो, कि जनाबे वाला ये एक शख्स इमरान खान साहब ने इस बात को उठाया। क्या पाकिस्तान में आज सबसे अहम मसला आर्मी चीफ की तैनाती है? नॉट एट ऑल। क्या आज अहम मसला फ्लड नहीं है? क्या आज अहम मसला मईशत नहीं है? क्या आज अहम मसला इस्तेहकाम मुल्क में लाना सियासी और समाजी नहीं है? बदकिस्मती से इस मुल्क में समाजी इंसाफ नहीं हो सका। और एक बात मैं रिकॉर्ड के दुरुस्तगी के लिए कहता चलूँ कि देखिए, 14 अप्रैल को DGISPR ने आके कैटेगोरिकली ये बात की है कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और ना ही लेंगे। तो एक डिग्निफाइड तरीका है, एक ऑनरेबल आदमी ऑनरेबल तरीके से कह दिया। उन्होंने कहा अगर ऑफर भी करेंगे तो नहीं लेंगे। आपने ठीक बात की कि जो दूसरे हमारे जर्नल्स हैं, क्या दे आर इनकॉम्पिटेंट? नहीं, दे आर, एवरीवन इज टू कॉम्पिटेंट। इमरान खान साहब ने फितना करने की बात की कि कमज़ोर आर्मी चीफ इसलिए लाना चाहते हैं चोरी ना पकड़े। अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे कोई पूछे कि क्या आर्मी का काम करप्शन पकड़ना? नहीं, आर्मी का काम हमारी सरहदों की हिफाजत करना, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी भी। जो जासूस मैंने सिविलियंस पे नहीं, जो ISI MI या जो भी आपकी एजेंसी है, सियासतदान और मीडिया के ऊपर हाथ ना डालें, दूसरों पे करें जो यहाँ इस मुल्क में एजेंट है। अब बात यह है कि हमारे पास FIA है, हमारे पास NAB है, हमारे पास एंटी करप्शन है, हमारे पास पुलिस है, और आइन में कहीं पे नहीं लिखा है कि फौज जो है वो करप्शन को पकड़ेगी। तो इमरान खान साहब इतना बचकाना, इतना अहमकाना, इतनी जाहलाना गुफ्तगू करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि हम कहते हैं कि ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल हो चुका है, इसको ना खोला जाए। और जैसे आपने कहा कि हमने फौजी अदवार भी देखा है, तो क्या पाकिस्तान कोई लेबोरेटरी है? हमारे पड़ोस में जो लोग बैठे हुए हैं वो हंस रहे हैं हम पे, बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। और इस मुल्क में आज आप सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लड़ाने की जिस तरह से कोशिश, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जनाब सिंध में एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें जी, पहले हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करूंगा। क्या ये मुनासिब नहीं है कि आर्मी चीफ की नामजदगी करके केयर टेकर सेटअप बनाइए और फरवरी मार्च में एक इंतखाबी अमल हो जाए, ताकि इस फसाद से हम आगे निकल जाए? नहीं, ये कोई फसाद तो नहीं है मलिक साहब। ये एक शायद अब तहकीकात करनी चाहिए कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये बात किसके ईमा पे की है कि एक नॉन इशू को उन्होंने इशू बनाया है। इट इज़ नॉन ऑफ हिज बिजनेस। आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। जब खान साहब एक्सटेंशन दे रहे थे बाजवा साहब को, तो उनका प्रोगेटिव था। क्या उन्होंने अपोजिशन लीडर से पूछा था? क्या उन्होंने हर जगह शहबाज शरीफ साहब ने या शाहिद खकान ने चीखा था या नवाज शरीफ ने शोर मचाया था कि इसको लो इसको ना लो? नहीं, ये आपका प्रोगेटिव, जो चीज़ सेटल्ड हो गई ये वो हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि ये किसी के ईमा पे ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि जो ऑन स्लॉट जितने भी हमारे जर्नल्स हैं उन सब को पिन पॉइंट करके पाकिस्तान की इमेज को टॉर्निश कर रहे हैं,
पहले इन्होंने ये किया कि अमेरिका में और डिवोर्स में खड़े हुए कहते थे मेरे मुल्क में तो सब डाकू हैं, सब चोर हैं। फिर उन्होंने कहा हमारी मीडिया बहुत ही बड़ी चोर है, वो लिफाफे लेती है, बिकी हुई होती है। अब उन्होंने कहा हमारे जर्नल्स में ईमानदार है कि नहीं। तो आप पूरे पाकिस्तान के असास पे हमला कर रहे हैं। ये एक सेटल मामला, इसको सेटल हो जाने दीजिए। इसको इमरान खान का कोई राइट नहीं कि इस पे बात करें। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे ना बनाए। आपने जो बात की ऑन प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जो जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से भी मैं इस पे राय लूंगा। जनरल गुलाम मुस्तफा जो सियासी अबतरी है ना, वो 2014 के धरनों में भी मैंने देखी थी, वो उसका खात्मा नहीं हो रहा था क्योंकि इमरान खान ये बात मानने पे तैयार ही नहीं थे कि वो बाहर बैठे हों और हुकूमत किसी और की हो। अब भी इलेक्शंस के नतीजे में अगर इलेक्शन का रिजल्ट उनकी फेवर में ना आया तो आपके ख्याल में वो मान लेंगे उस वक्त चीफ को, इलेक्शंस को, इलेक्शन प्रोसेस को, नताइज को, या फरवरी मार्च में बैठा मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि इस फसाद का हल क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत आगे आए हैं और लेट्स आई थिंक गिव क्रेडिट टू एवरीबॉडी कि हमने, अल्लाह करे, जिस जो मैं समझता हूँ, मेरी दानिश में हो सकता है मैं गलत हूँ, हमने सीखा है क्योंकि आर्मी को कंट्रोवर्शियल बनाने में नून लीग का भी उतना ही हाथ है। जैसे अगर हम कहें तो हम आज अगर हम सिर्फ इमरान खान साहब पे ये सारा वजन डालना चाहते हैं वो भी सही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग अभी इससे पीछे हट गई है तो खान साहब भी पीछे हट गए हैं तो बेहतरी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस कदर किसी के बस में नहीं है जो हालात पाकिस्तान के, इसको ठीक करना। इसको अब सब मिलेंगे तो ही ठीक होगा। ये आप किसी किस्म का कोई अब तरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जिस अभी आप खुद भी कह रहे थे $30 बिलियन देने हैं आपने, कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। तभी आएगा पैसा, तभी आपके मुल्क में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। ये तो सब समझते हैं। एक जनरल गुलाम मुस्तफा एक आपके इदारे को भी तहिया करना पड़ेगा। आप लोगों ने अक्टूबर 2021 से कहना शुरू किया है कि आप लोग न्यूट्रल हो गए, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो IGI का मॉडल था वो 2018 में दोबारा सेम रेप्लिकेट किया गया। अब आपको तय करना पड़ेगा कि कोई IGI मॉडल 2018 वाला या 1988 वाला या 1990 वाला वो आपके लिए बिल्कुल इलाका ममनू है, गैर आईनी है, आपको उसमें नहीं आना है। आप जिस दिन ये तय कर लेंगे तो फिर ये इनमें से कोई एक हारेगा, एक जीतेगा। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अब अगर आप देखिए तो जिस वक्त जो कशमकश है वो बराह रास्त सियासी जो हमारे क़ुव्वतें उनके दरमियान है और फ़ौज पाकिस्तान ने अपने आप को पीछे हटा के बैठ लिया। और ये जिस तरह भी बात करते डैड साहब भी, बाकी सब भी, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ़ौज ने इससे सबसे ज़्यादा सफ़र किया है जिस तरीके से अटैक में रही है, चाहे वो फौज का बहुत नुकसान हुआ है। फौज का बहुत नुकसान हुआ। फौज को, आर्मी चीफ को कभी किसी ने ऐसे ललकार के कभी फौज को इस तरह बोला नहीं। अब लेफ्टिनेंट जनरल्स को पिन पॉइंट करके, आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया पे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और इसका हल एक ही है कि हम आगे बढ़ जाए। डेढ़ साहब दोबारा आपसे भी सवाल करूँ, हमें आगे निकलना है, फौज को गैर सियासी रखना है, वो अपने प्रोफेशनल रोल में रहे। आप सियासी लोग हैं, अपने अपने बयानिए के ऊपर आए, अपने प्रोग्राम्स के ऊपर आए और उस पर इलेक्शन है, लोग जिसको वोट करें वो जीत जाए। मेरा थोड़ा सा इस बारे में राय डिफरेंट है। मेरा सवाल ये है कि आप ले लें अफ़गानिस्तान को ले लें, आप लीबिया को ले लें, इराक़ को ले लें, शाम को ले लें, ये वो मुल्क हैं जिनकी फ़ौज को पहले दीवार से लगाया गया। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी और उसके बाद फाइनेंशियली इन्हें कमज़ोर करके इन्हें बिल्कुल ही बेयारो मददगार और इनको क्राइसिस में छोड़ दिया गया। आज वही साजिश पाकिस्तान के साथ हो रही है और उस साजिश के आलाकार जो लोग हैं वो भी आप देख चुके हैं, जो फ़ौज को दीवार से इस तरह लगा रहे हैं। आज फ़ौज पे ऐसी बातें हो रही हैं जो इंडिया ने भी 70 साल में नहीं कर सके, वो इन चंद माह में हुई है। इस वक्त ये वक्त नहीं है कि फ़ौज को क्या रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त हमें फौज के पीछे खड़ा होकर उसे मजबूत करना है। मीडिया को, एक पॉलिटिशियंस जो समझते हैं, इस वक्त उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। इस वक्त हमें, मैं कहता हूं कि वो एक इखलाकियात या वो चीजें पीछे रख के अपने मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए हमें उनके साथ खड़ा होना है।
सर, और आपने जो जिन उनको ममालिक की दीवार से मिसाल लगाया दी- जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। आपने जिन ममालिक की मिसाल दी, वहाँ अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर अमेरिका ने जो तबाही फेरी थी, मेरे ख्याल में हमारे अपने करतूत होंगे अगर हम इस मुल्क को उस तरफ ले फौज जाएं, को नहीं तो पहले हमें दीवार वो से खतरा लगाया नहीं है। गया, ये तो आप मानेंगे ना। हमें अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए, नहीं, मुझे फौज भी को आपको दीवार भी से लगाया गया मुझे ना। भी और आपको भी। जिस मुल्क में फौज को पहले दीवार से लगाएंगे, फिर तो वो सर हम क्यों लगा रहे हैं? हम अपना आप ठीक करें, आप इलेक्शन लड़ें, फौज को दरमियान में क्यों खींचते हैं? हम फौज को नहीं खींच रहे। कहने का मकसद ये है कि आप जब उनको उनके अंदर ये कहें कि आप एक दूसरे से, यानी मेजर और ब्रिगेडियर जो है जनरल के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप उनको मीर जाफिर, मीर सादिक कहें, जो कुछ आपने पहले कहा है, मकाना बयान है, उसके ऊपर मुकदमा है। मैं उस केस को उस शख्स को इतनी अहमियत नहीं देना चाहता। नहीं, अवाम ने उन्हें बाय की है। सही, अवाम उस बयान को बाय नहीं किया। अवाम की आप देख लें, उनके जलसे देख लें, अवाम की वो मकबूलियत देख लें। फौज में नफरत पैदा करने की एक साजिश हो रही है, पहले हमें उसे रोकना है। सर मैं वैसे माजरत के साथ, अवाम आपके ख्याल में अगर शहबाज गिल का बयान बाय करके तो इसके पीछे लग जाएगी, तो माजरत चाहता हूँ ऐसा नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकेगा पाकिस्तान में। आप नीचे की लेवल पे मेरे साथ चलें, आप नीचे की लेवल पे चलें मेरे साथ, मैं नीचे की लेवल पे लोगों को मिलवाता हूं। आपसे भी एक जवाब ले लूं, फिर मैंने एक इकरा खालिद है, कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट, मैंने उनसे भी पहले मैं आपसे इस पे राय ले लूं। इलेक्शंस क्या टाइम होना चाहिए? मेरे ख्याल से अगले बजट के बाद होना चाहिए, 2023 के बजट के बाद। एक बात मैं इसमें इजाफा करता चलूँ, देखिए हमारा इराक शाम के साथ कोई मुआवजा नहीं है। हम एक 22 करोड़ के लोग हैं, और 22 करोड़ के बारे में सोचें ना, एक फ़ौज एक इदारा है हमारी, एक मिनिस्ट्री का। प्लीज़ नॉन इशू को इशू ना बनाया जाए। मैं आपको इशू बता रहा हूँ, सिंध में अभी लोगों की लाशें मिल रही हैं, पैगाम ये जा रहा है कहाँ से, मिसिंग लोगों की लाशें मिल रही हैं। वो लाशों के वजह से शहर में इस्तराब है, लोगों में गम और गुस्सा है। आपका भी डैड साहब, आपका भी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। एक ब्रेक ले लें। इकरा खालिद मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट, तो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। फ्लड वाले एरिया से ये होकर आई हैं, देख कर आई हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इकरा खालिद हमारे साथ हैं। इकरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। सैलाब वाले इलाकों में कुछ तो आंखों देखा हाल बता दें, आपने क्या सूरत हाल देखी और इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे मदद को आ सकती? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। मैं दरअसल यहाँ पाकिस्तान में आई हुई हूँ with our Canadian Minister for International Development and 2 और members of Parliament. हम सिंध के इलाके में भी गए और हम ये KPK चित्राल के इलाके में भी गए। कल मैं चित्राल के इलाके में गई हुई थी और मैंने देखा कि पानी जो पहाड़ों से आया हुआ है, जिन्होंने पूरी एक विलेज को बिल्कुल तबाह कर दिया है, अब वो पानी सूख गया है। एंड नाउ लोगों के पास रहने को कुछ नहीं है। यू नो, हंड्रेड्स ऑफ होम्स बिल्कुल तबाह हो गए हैं। लोग जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो उनकी पोजेशंस थी, ऑल ऑफ इट इज गॉन एंड लोग बिल्कुल बेघर हो गए। और उनकी दरख्वास्त मुझसे, हमारी पूरी दुनिया से यही थी कि उनके लिए एक तो उनको टेम्पररी शेल्टर चाहिए, उनको रीलोकेशन चाहिए, और दूसरा उनको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए, ताकि आइंदा से ऐसे जब फ्लड्स आए तो दोबारा उनके घर को डिस्ट्रॉय ना करें। जो सिंध के इलाके में इतना पानी जिंदगी में नहीं देखा। लोगों की बहुत बहुत बुरी हालात है। हमारी कनेडियन गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है कि हम $30 मिलियन, जो कि 5 अरब रुपया है, वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म रिलीफ में। एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्लड हिट एरियाज के अंदर। 6.5 लाख औरतें प्रेग्नेंट हैं, बड़ी तादाद में बच्चे हैं। औरतों की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो दस्तयाब नहीं है, खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। कुछ ख़ास मदद चाहिए औरतों और बच्चों के लिए। फील्ड हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ डॉक्टर्स चाहिए। कुछ किया जा सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी अपील की। हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वो भी इस इशू को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। हम खुद यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए हैं डैमेज को असेस करते हुए। हमारी मीटिंग हुई थी NDMA के साथ और हमने उनसे एक चेकलिस्ट मांगी है अब ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि शॉर्टेज है, ताकि हम वो प्रोवाइड कर सकें। ऑफ कोर्स सिर्फ पैसे देने से मसले हल नहीं होते, हमें ये करना है जो कि एक्चुअली ज़रूरत है ऑन द ग्राउंड फॉर पीपल। एंड सो NDMA will be working with us to give us the information कि एक्चुअल ऑन द ग्राउंड क्या चाहिए।
एंड फिलहाल वी हैव अ टेम्पररी वर्किंग लिस्ट और दोबारा इस लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे। हम बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और दूसरे ममालिक को भी हम इंकरेज करेंगे कि वो भी पाकिस्तान के लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए मदद करें। इकरा खालिद, मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट, बहुत शुक्रिया आपने हमें के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।